जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप स्वस्थ हैं, सानंद हैं और साथ ही साथ हमारे वीडियो से बराबर लाभान्वित हो रहे हैं। तो मित्रों, आइए आज का क्रम आरंभ करते हैं। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, हम ये चाहते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको निरंतर ज्वलंत विषयों पर आपको बराबर अच्छे ढंग से वीडियो मिलते रहें, लाइव में कार्यक्रम और सामग्री मिलती रहे और इसी तरीके से आप लाभान्वित होते रहें। मित्रों, हमारी कोशिश ये है कि हम आपके सुझावों पर भी अमल कर सकें, साथ ही साथ में हम आपके प्रश्नों का भी जवाब दे सकें। तो आपके सुझाए विषय भी हम ले रहे हैं और साथ ही साथ में हम कुछ और विषय भी जो हमें लगता है कि ज्वलंत हैं और इन पर हमें बात करनी चाहिए, तो वो भी हम ले रहे हैं। मित्रों, कोशिश ये रहती है कि आपके साथ में जो भी जानकारी हम लें, उस जानकारी का विश्लेषण अंक ज्योतिष के हिसाब से, अंक ज्योतिष के दायरे में, और वो उसकी अनुकूलता से हो। गिरीश जोशी जी, मनोज बिरला जी और डॉक्टर प्रदीप साहू जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। कल हमने मित्रों बात की थी, तो वो बात ये थी कि विनेश फोगाट के साथ अभी जो ओलंपिक में हुआ है, भाई ये सब क्यों हुआ। तो इसमें भी ये भी देखा जाना था, संजय सिंह जी जय श्री राम, हार्दिक स्वागत। उसमें भी ये भी देखा जाना था कि विनेश के साथ मात्र पेरिस ओलंपिक में ही ऐसा हुआ है या पीछे भी जो हुआ उसके पीछे भी कोई कारण है। कोणार्क आ गया है, जय श्री राम करो। तो ऐसी अवस्था में थोड़ा सा 1 सेकंड का गैप आएगा जी। तो विनेश के कल के जो कार्यक्रम था विनेश से संबंधित, तो उसमें हमने आपको बताया था कि बात सिर्फ 2024 की नहीं है, बल्कि बात ये भी है कि विनेश के साथ 2020 में भी कुछ अनपेक्षित और अजीब सा हुआ था, 2016 में भी हुआ। खैर, वो सारी बातें हो गई। सबसे पहले तो आपसे ये आग्रह करना चाहेंगे कि अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कि जिससे आप हमारे यहाँ टिप्पणी करने के पात्र हो जाएं, अपना प्रश्न रख सकें, अपनी बात रख सकें। वास्तु कंसल्टेंट मानवेंद्र नाथावत जी, हार्दिक स्वागत है आपका। मित्रों, कल वाले कार्यक्रम में एक जानकारी को लेकर संशोधन करना चाहेंगे और आपसे क्षमा चाहेंगे। कल जब हम विनेश के अंकों की बात कर रहे थे तो हमने एक बात कही थी कि भाई देखिए, अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से विनेश अभी तो शादी नहीं की है, जब शादी करेंगी तो उन्हें दाम्पत्य में अंकों का ध्यान रखना है। हम उसमें संशोधन कर लेते हैं और संशोधन ऐसा कर लेते हैं कि विनेश की शादी हो चुकी है, विनेश की शादी हो चुकी है और विनेश ने अपनी इच्छा से अपने एक सहयोगी के साथ विवाह किया है। अब उसमें हम आपको ये भी बता दें कि उस शादी में एक बड़ी अजीब बात हुई। उस शादी में विनेश ने 8 फेरे लिए। देखिए मित्रों, आप अपने आप को चाहे कितना भी कोई आदमी अपने आप को धाकड़ समझे, धाकड़ समझे, बहुत बड़ी तोप समझे, बहुत बड़ा तूफान समझे, लेकिन जो वैदिक संस्कार है ना, इनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। 8 फेरे लेकर उन्होंने क्या सिद्ध करना चाहा, अगर आपको पढ़ेंगे विस्तार से तो आपको क्रोध भी आएगा और दया भी आएगी।
खैर, दूसरी बात है, हमारे कई मित्रों ने कहा था कि एक आध बात और है कि ये जो सरकारें बार बार उनके लिए घोषणाएं कर रही है, जरा इन पर भी आप अपनी बात रखें। तो मित्रों, इन पर भी बात रख लेते हैं। और वो बात ये है कि देखिए, हरियाणा सरकार ने कहा है, वो जो बाकी लोग जो बकवास करते हैं, हम बकवास ही कहेंगे उन्हें, क्योंकि ये सब राजनीति की दुकान चलाने के टोटके हैं कि भारत रत्न दिया जाए, ये दिया जाए, वो फालतू की बातें हैं। लेकिन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि विनेश को हम 4 करोड़ देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, और जो सम्मान तय है सिल्वर मेडल वाले के लिए, लाने वाले के लिए, वो सब देंगे। जबकि गलत, ये नहीं होना चाहिए। गलत क्यों है? इससे आप एक गलत नज़ीर, एक गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों के सामने। कल को और कोई खिलाड़ी ऐसे ही बाहर होगा तो वो उम्मीद करेगा कि, और वो रोना धोना शुरू कर देगा सहानुभूति लेने के लिए, और फिर वो भी मांग करेगा कि साहब मुझे भी विनेश की तरह से इतने करोड़ रुपए दो, ये दो, वो दो, फलाना दो, ठिकाना दो। उसे दिया था तो किस मुंह से मना करेंगे? और हमने तो कल भी कहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम जब 12 नवंबर 2023 को विश्व कप हारी, भारत नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट टीम, तो फिर वो 15 के 15 को आप उस समय देने चाहिए था ना सरकारों को, ठीक उतने ही देने चाहिए थे जितने विजेता को दिए जाते हैं। ये गलत उदाहरण होगा। देखिए, विनेश अपने अपनी गलती और अपने स्टाफ की गलती से आ रही है। वो बच्ची नहीं थी, उसे कि पता ही नहीं था कि 100 ग्राम कैसे कम होता है और 100 ग्राम कैसे ज्यादा होता है, कम होता है तो क्या होता है, ज्यादा है तो वो सब जानती थी। या तो उसका स्टाफ दोषी है या वो दोषी है। तो ऐसे ये गलत उदाहरण रखना, इससे क्या होगा? इससे ये होगा, खिलाड़ी जीतने के बजाय हारने की तरफ प्रोत्साहित होंगे। वो जीतने की कोशिश ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे यार क्या फर्क पड़ता है, हार भी गए तो रोना धोना कर करा के और विक्टिम कार्ड खेल कर कर लेंगे ऐसा। मानसी बसीन और मनीषा चौहान जी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है। और एक बात और आप बताइए, अगर विनेश डिस्क्वालीफाई, अयोग्य, देखिए हारना अलग बात है, अयोग्य घोषित होने के बाद भी अगर उसे सिल्वर मेडल लाने वाले का सम्मान और पैसे और नौकरी दी जाएगी, तो सोचिए ना कि जो लोग खेल कर आ रहे हैं सेमीफाइनल में या फाइनल में, खेल कर आ रहे हैं, इस सेमीफाइनल में, फाइनल में तो खैर कोई भी हारता ही नहीं है, हारने वाले को भी सिल्वर मिलता है। हारता नहीं मतलब खाली हाथ तो नहीं रहता है ना। सेमीफाइनल में जो हार गए और चौथे स्थान पर रहे, जो ब्रॉन्ज भी नहीं लाए, वो ये कह सकते हैं हमें क्यों नहीं देते भाई, ये बिना लड़ाई ही अयोग्य घोषित होकर बाहर हो गई। तो खैर ये गलत परंपराएं हैं, जो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और रहा सवाल, हमने कल भी कहा था कि विनेश के अंक ये कहते हैं, हमने बॉडी लैंग्वेज इन अंग ज्योतिष का विस्तार से विश्लेषण किया और ये बताया कि विनेश के दाम्पत्य अंक संवेदनशील है। तो विनेश ने क्या किया कि 8 फेरे लेकर, समझिए, तलवार पर अपना सिर मार लिया है। प्रभु उनके दाम्पत्य की, उनके भावी जीवन की रक्षा करें, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं मित्रों, तनिक इसको एसी को व्यवस्थित कर ले, ये कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है। चलिए करेंगे इसे, अब ये भी तो राउंड मार के आता है ना। आज हम जो आपसे कल वायदा किए थे उस विषय की बात कर रहे हैं, और ये विषय कि बांग्लादेश का क्या होगा। बांग्लादेश आज की तारीख में एक ज्वलंत परेशानी है, ज्वलंत विषय है। हमारे बगल में, हमारे पड़ोस में, हम पाकिस्तान के सिलसिले में ये बात कर चुके हैं कि देखिए हमारे पड़ोस में भी अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। और हालत क्या हो गई है? हालत ये हो गई कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। 15 साल का शासन शेख हसीना का खत्म हो चुका है, और वहां पर एक नई सरकार, एक जोकरों जैसी सरकार आ गई है। बिल्कुल हम पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से करें, जोकरों जैसी सरकार, हम बताएंगे आपको कि क्या है। एक ऐसी कट्टरपंथी सरकार आ गई है जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं का जघन्य हत्याकांड हो रहा है। ये लोग क्या भला करेंगे? हत्यारों की सरकार आई है वहां, सरकार आने के बाद में हत्याकांड पर हत्याकांड हो रहे हैं हिंदुओं के। तो ये हत्यारों की और जोकरों की सरकार है ये। तो जोकरों की सरकार भला आतताइयों को कैसे कंट्रोल करेगी, कैसे नियंत्रित करेगी? और वो आतंक थोड़ा ही है, वो तो हत्यारे हैं। और उस पर से वहां के जो तथाकथित आज की सरकार के नेता हैं, वो हिंदुस्तान से कह रहे हैं कि आप अपनी सहानुभूति और साथ शेख हसीना के साथ न रखें, हम क्या करेंगे, क्या हम तुम्हें पूछ कर करेंगे? तो क्या होगा इस बांग्लादेश का?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपसे हम निवेदन करें कि सबसे पहली बात तो ये है, स्वाधीनता के समय भारत का विभाजन ही गलत था। आप खुद ही सोचिए कौन सी व्यावहारिक स्थिति है कि पाकिस्तान का एक हिस्सा तो भारत के उस तरफ और दूसरा हिस्सा भारत के इस तरफ और बीच में भारत। ये कौन सी साजिश थी, कौन सा षड्यंत्र था कि इस तरीके से इस देश को बांटा गया। और जो लोग कहते थे मेरी लाश पर से गुजर कर ही भारत का विभाजन होगा, बेशर्मी के साथ वे लोग भारत विभाजन के बाद भी जिंदा रहे, भले चाहे थोड़े समय। उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ होगा, और हुआ भी होगा तो उन्होंने तो हिंदुओं को ये कहा अपने पर जो जुल्म हो रहे हैं वो सहन करो, सहनशील रहो, धीरज रखो। हत्यारों से उन्होंने नहीं कहा कि हत्या मत करो। तो उनकी लाश तो क्या, उनके जीवित शरीर पर भारत विभाजन हुआ, एक पाकिस्तान उधर, एक पाकिस्तान उधर। तो पूर्वी पाकिस्तान, पहले उसका नाम पूर्वी बंगाल था, क्योंकि जब विभाजन हुआ तो हिंदू बहुल बंगाल भारत में आ गया, जिसको पश्चिम बंगाल कहा गया और आज भी कहते हैं। और दूसरा मुस्लिम बहुल बंगाल जो है वो चला गया पाकिस्तान में, चूंकि वो पूर्व की तरफ था इसलिए उसे पूर्वी बंगाल कहा गया। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा ये ध्यान रखिए, जिन्ना ने जो सोचा था कि मैं गणतंत्र बनाऊंगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य पाकिस्तान को, उस पर पलीता तो साल डेढ़ साल में लगा दिया गया उसके। अब हुआ क्या, हुआ ये कि दोनों पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान मिलकर एक पाकिस्तान बनता था। बाद में हुआ ये कि 1955 में पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान नाम दे दिया गया। तब तक वो पूर्वी बंगाल उसका नाम था। अब हुआ ये कि शेख मुजीबुर रहमान ने, जिनको बंग बंधु कहा जाता, उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया और उस पार्टी का नाम रखा अवामी लीग, तब के पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है। उसके साथ साथ क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान में भी चुनाव होते थे, पश्चिमी पाकिस्तान में भी होते थे, सरकार बनती थी, वो सरकार वहां रहती थी। तो 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने धाकड़ बहुमत पाया लोकसभा चुनाव में। तो इस नाते जो प्रधानमंत्री का पद है वो किसे मिलना चाहिए था, शेख मुजीब को, लेकिन मुजीब को नहीं मिला। उन्हें इसके बदले में जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डाल दिया गया तो शेख मुजीब को जब जेल में डाला तो उसके बाद में ये हालत हो गई कि पाकिस्तान के विभाजन की नींव पड़ी। और हम इस लाइव में आज आपको मित्रों ये बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की ये जो नींव पड़ी, इस नींव ने ही यहाँ से बंटाधार करने की शुरुआत कर दी। अब शेख मुजीब को जब जेल में डाला गया तो पूरे पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन खड़े हो गए, भयंकर असंतोष खड़ा हो गया, जनता नाराज हो गई। तो इस नाराजगी को दूर करने, इस असंतोष को मिटाने के लिए पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति जनरल याहिया खान ने जनरल टिक्का खान को जिम्मेदारी दी। लेकिन टिक्का खान ने टिक्का बना दिया सबका और खाना ही शुरू कर दिया, मतलब और अत्याचार बढ़ा दिए। अब ये इतने अत्याचार बढ़े कि उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जनरल टिक्का खान के खिलाफ, जनरल याहिया खान के खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ शेख मुजीब और उनकी अवामी लीग ने विद्रोह कर दिया। 25 मार्च 1971, तो 25 मार्च 1971 को वहां की सेना और पुलिस ने जबरदस्त नरसंहार किया। बांग्लादेश की कल से पहले की सरकार जो है, क्योंकि कल जो कठपुतली सरकार बनी है, जोकरों की जमात जो इकट्ठी हुई, तो आईएसआई और अमेरिका इनके निशाने पर है। क्योंकि अमेरिका ने पहले ही कह दिया था शेख हसीना के चुनाव अभी फरवरी में लड़ने पर कि अगर ये वापस जीती तो अमेरिका इन्हें हटाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। तो ये तो छात्र आंदोलन तो ऊपर सामने दिखने वाला मुखौटा है जो अभी बांग्लादेश में हुआ।
ये कुछ छात्र वात्र नहीं है, कुछ दिनों में समझ में आ गया कि छात्र आंदोलन जो है अब ये दूसरे हाथों में जा चुका है। ये हिंदुओं पर हमले, ये सब छात्र आंदोलन का भाग नहीं है, ये आईएसआई का प्लान जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, लागू हो रहा है। तो बांग्लादेश की सरकार के अनुसार वो 25 मार्च 1971 का जो नरसंहार हुआ, उसमें लगभग 30 लाख बांग्लादेशी नागरिक उनकी हत्या की गई। 30 लाख, ये बांग्लादेश सरकार का कहना है। तो बांग्लादेश जो है वो फिर 26 मार्च 1971 शुक्रवार को बना, स्वाधीन नहीं हुआ, क्योंकि बांग्लादेश तो उससे पहले था ही नहीं। ठीक वैसे जैसे पाकिस्तान भाई था ही नहीं, वो तो 26 मार्च 1971 को जन्मा। तो अभी क्या हुआ, हम इस बात को थोड़ा सा ऐसे लें कि पहले बांग्लादेश के अंक देख लें। 26 मार्च 1971 तो मूलांक 8 और भाग्यांक 2। पहले तो ये समझ लीजिए, मूलांक 8 और भाग्यांक 2, दो देश का होता है, परिवार का होता है, गठबंधन का होता है, समाज का होता है, संप्रदाय का होता है, धर्म का होता है। और मूलांक 8 उसके साथ गया तो उसे भंग कर दिया। मित्रों, मूलांक 8 ने उसे भंग कर दिया, अंक 2 को 8 ने भंग कर दिया। अब आप ही सोचिए कि वो जो भंग कर दिया, तो ऐसी अवस्था में फिर क्या किया, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो भंग होने से राष्ट्र के अंक भंग हुए, समाज के भंग हो गए, गठबंधन के पार्टी के अंक भंग हो गए। तो बांग्लादेश ने टिकाऊ सरकारें कम देखी, ठीक है, और हटाऊ सरकारें ज्यादा देखी। अगर कार्यकाल के हिसाब से टिकाऊ सरकारें रही भी तो वो ऐसी रही कि जो बांग्लादेश पर बोझ बनी। शेख हसीना के कार्यकाल को देख छोड़ दें, क्योंकि इसमें बांग्लादेश की जीडीपी प्रति व्यक्ति भारत प्रति व्यक्ति जीडीपी से ज्यादा हुई, अन्यथा बांग्लादेश तो भुखमरी के शिकारों में से रहा है। तो शुक्रवार को बनने के कारण बांग्लादेश का जो स्थापना का दिन है वो, उसका अंक है वो 6 है। बांग्लादेश का नामांक 5 है, और 5 और मूलांक 8 हम बार बार कहते हैं कि देखिए ये जो है ना, ये अंक 5 है, ये यहाँ धरातल पर, और ये 8 कैसे करता है तो वो गिर जाता है। अब अगर यहाँ बृहस्पति यानी अंक 3 नहीं हो ज्यादा पर्याप्त मात्रा में तो मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वो अस्थिरता करता है। बांग्लादेश के जन्म का मासांक 3 है, ये बात अच्छी है। इसके कारण से क्या है कि जिन लोगों के यहाँ अंक 3 की कृपा है, 3 या 9 की कृपा है, तो उन लोगों के हिसाब से बांग्लादेश जो है वो ठीक रहा है सत्ता में आने पर। लेकिन ऐसे लोग तो बिरले ही हैं, अमूमन तो सारे के सारे ऐसे हैं ही नहीं। अभी हम बात करेंगे आगे। बांग्लादेश के निर्माण का जो वर्षांक है वो 9 है, चलित अंक 9 है। अब ये 9 जब मूलांक 8 के साथ मिलते हैं तो 8-9 का मित्र तो है, लेकिन 8 और 9 मिलकर के शस्त्र हथियार संबंधी गड़बड़ करते हैं, हथियारों वाली उठापटक करते हैं। बांग्लादेश की आयु का अभी अंक चल रहा है 9वां, और लीजिए यही अभी हमने कहा है। अब ये क्या है, वर्षांक 9, चलित अंक 9 और अभी आयु अंक 9, ये तीनों 9 है। ये तीनों 9 मूलांक 8 के साथ जब गए तो इन्होंने शस्त्र संबंधी उठापटक करवा दी। ये तीनों 9 बांग्लादेश के भाग्यांक 2 के विरोधी है, 2 स्त्री अंक भी है, 2 गठबंधन का भी है, पार्टी का भी है। तो उसके विपरीत गया तो स्त्री की पार्टी की सरकार और स्त्री की सरकार दोनों अपदस्थ कर दी। अब आप कहेंगे भाई सरकार चलो गिर जाती, ये उन्हें देश छोड़कर क्यों भागना पड़ा? तो उसका कारण है कि बांग्लादेश का नामांक है 5, बांग्लादेश का वर्षांक 9, चलित अंक 9 और आयु अंक 9, ये 3 तरह का 9, 5 का विरोधी है वो इनका घोर विरोधी, यानी 3 3 9, 9 माइनस ये हो गए। उसके बाद में बांग्लादेश का जो मासांक 3 है पैदा होने का, वो बांग्लादेश के जो दिन का अंक है 6 और नामांक 5 है, उसके साथ में 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस, यानी कि 4 प्लस 4 माइनस 2 प्लस, तो इसमें से 2 माइनस बचे तो 9 ये, और उसके बाद में 2 11 माइनस। तो सरकार गिरी, प्रधानमंत्री का पद गया, लेकिन ऐसा गया कि जैसे कोई एक तो बॉल मारे, छक्का मारे बैटर, वो ग्राउंड में रहे, और एक ऐसा मारे कि स्टेडियम ही पार कर जाए, सड़क पर जाकर गिरे, यानी दूसरी जगह। तो शेख हसीना के साथ ये हुआ।
अब देखिए हुआ क्या कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए शेख मुजीब ने अपनी एक सेना का गठन किया, उसे मुक्ति वाहिनी नाम दिया। और ये 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जब 93,000 सैनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया, वो विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारत में भी और बांग्लादेश में भी। ध्यान दीजिएगा वो क्या है, उसका 16 दिसंबर 1971 का मूलांक 7 है और भाग्यांक 1 है। ये 7 और 1, 7 सिर्फ 7 से या 25 से नहीं बना, 7 बना 1 और 6 से। 6 शुक्र है और 1 सूर्य है, वो 6 1 का विरोधी है। और 16 दिसंबर 1971 का भाग्यांक 1 है, तो उसका भी 6 विरोधी है। और दिसंबर का महीने का अंक 3 है और चलित अंक 16 दिसंबर का 3 है। वो दोनों 3 है ना, उसके साथ में 16 का अंक 6, 2 माइनस 2 माइनस बनाता है। और ये 6 1971 का जो अंक 9 है, उसके साथ 2 माइनस माइनस यानी 2 माइनस बनाता है। तो ऐसे में वो विजय दिवस तो हुआ बांग्लादेश का। शेख मुजीबुर रहमान पहले प्रधानमंत्री भी बने और 1975 में शेख मुजीब राष्ट्रपति बन गए। हुआ ये कि बांग्लादेश की आज़ादी तो क्या कहें, बांग्लादेश की जब स्थापना हुई तो उससे पहले मुजीब की जो सेना थी ना, मुक्ति वाहिनी, वो मुक्ति वाहिनी को बांग्लादेश बनने के बाद में उन सब लोगों को, सैनिकों को बांग्लादेश की सेना में तथा स्थिति में ले लिया गया। सीधे सबको बांग्लादेश की सेना में भर्ती कर लिया गया, जो जिस कैडर में था, उसी कैडर के हिसाब से भर्ती कर लिया गया, उसी रैंक में। ठीक है। अब हुआ ये कि इसमें भी एक पेंच हो गया। ये बांग्लादेश की सेना में 2 फिरके बन गए। एक फिरका तो मुक्ति वाहिनी के सैनिकों का, जो मुक्ति वाहिनी से आए बांग्लादेश की सेना में, और दूसरा वो जो मुक्ति वाहिनी वाले नहीं थे, ऐसे ही पहले से थे या भर्ती हुए बाद में। अब वो जो मुक्ति वाहिनी वाले नहीं थे ना, वो ये कहते थे हमारे साथ भेदभाव होता है सेना में। जो मुक्ति वाहिनी वाले आए हुए हैं सेना में, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, उन्हें ज्यादा तरजीह महत्व दिया जाता है, हमें नहीं दिया जाता। और वो जो गैर मुक्ति वाहिनी वाले सैनिक और अफसर थे, उनके मन में यह असंतोष भर गया और आखिरकार 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के तब के राष्ट्रपति शेख मुजीब के घर में जब वो लोग दूसरी मंजिल पर बैठे थे परिवार वाले, तो गाड़ियों की, मिलिट्री की गाड़ियों की, टैंकों की आवाजें सुनाई दी। तो फिर हुआ क्या कि उनका एक बेटा जो है वो पहली मंजिल से आया, पहली मंजिल से फिर नीचे आया तो देखा कि भाई उसको कुछ 5-7 बड़े अफसर जो है मिलिट्री के, वो अंदर आ रहे थे। तो उसने पूछा भैया क्या हो रहा है, कहाँ कुछ ऐसे ऐसे वैसे, तो इतने में उसे गोली मार दी गई। इस तरीके से फिर वो शेख मुजीब दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर आए। तब तक पहली मंजिल पर लोग आ गए थे, वो जो मिलिट्री के बागी लोग हैं, बगावत करने वाले। तो शेख मुजीब तो जानते थे ना, वो जो सामने उनका सबसे बड़ा अफसर खड़ा था, शेख मुजीब नहीं तो उसे उस पद पर कुछ समय पहले अपॉइंट किया था। उसने कहा था देखो ऐसे ऐसे करो, वो बोला, उस शेख मुजीब को नहीं पता था कि तख्ता पलटा जा चुका है, वो आदेश दे रहे थे और उन्हें वही गोलियां मार दी गई। उस हत्याकांड में शेख मुजीब समेत उनके परिवार के 17 लोग मारे गए थे। 5-7 साल की बच्ची से लेकर के शेख मुजीब तक 17 लोग। शेख हसीना और उनकी बहन, शायद रेहाना या रिहाना ऐसे कुछ नाम, वो दोनों विदेश में थी इसलिए बच गए। अब वो 15 अगस्त 1975 था, ध्यान दीजिएगा। 15 फिर वही 1 और 5 6 का अंक, अगस्त का अंक 8, 1975 का अंक 4, अगस्त का अंक 8 और 1975 का अंक 4 जब दोनों मिलते हैं, और 21 जुलाई से 20 अगस्त तक का चलित का अंक होता है 1 और 4। तो जब ये 2 1 और 1 4 ये तीनों मिलते हैं अगस्त के अंक 8 के साथ, तो 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस बनाते हैं और प्रेत युति बनाते हैं, प्रेत युति। अब आप नाम से ही समझ जाइए कि जब ये किसी पर पूरी प्रबलता से लागू होती है तो उस आदमी को प्रेत बना देती है। और ध्यान दीजिएगा, उस दिन का मूलांक 6 था और भाग्यांक भी 8 था। तो भारत की स्वाधीनता का दिन है ना ये, तो 15 अगस्त, और 1975 को भाग्यांक भी 8 था। अब ये 8 भी जो है
वो 2 1 और 1 4 के साथ में 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस यानी 12 माइनस ये और 12 माइनस वो 24 माइनस और प्रेत युति, तिहरी प्रेत युति 1 बार, फिर तिहरी प्रेत युति 2 बार। तो इस तरीके से ये प्रेत युतियां उस दिन थी जिस दिन शेख मुजीब के परिवार के 17 लोगों को शेख मुजीब समेत मारा गया और तख्ता पलट हुआ। अब जनरल जियाउर रहमान थे उस समय। अब ये जियाउर रहमान कौन है? अभी 7 साल की कैद के बाद 2 दिन पहले जिस खालिदा जिया यानी पूर्व प्रधानमंत्री को जेल से छोड़ा गया है राष्ट्रपति के आदेश से, शहाबुद्दीन शायद राष्ट्रपति का नाम है, तो ये जो खालिदा जिया है इनके पति थे जनरल जियाउर रहमान, जिन्होंने शेख मुजीब को अपदस्थ करने में बड़ी भूमिका निभाई। 1977 में जनरल जियाउर रहमान राष्ट्रपति बने। अब 1977 का ध्यान दीजिएगा, अंक बना है 6। ये अंक 6 जो है वो बांग्लादेश के स्थापना के मूलांक 8 के साथ शुक्र भ्रष्ट करता है। अब आपको ये जानकर अचंभा होगा कि भाग्यांक 2 के साथ जब 8 मिलता है तो वो क्या करता है? वो करता है असंतोष पैदा करता है। 2 भावनाओं का अंक है। अंक 8 उसको तोड़ता है, आहत करता है, पीड़ित करता है, यानी भावनाएं पीड़ित हुई, असंतोष पैदा हुआ। अब जनरल जियाउर रहमान ने बांग्लादेश को 1977 में राष्ट्रपति बनते इस्लामी गणराज्य घोषित कर दिया। इतना ही पाकिस्तान का शोषा था, इतना ही बांग्लादेश का शोषा था कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य बनेंगे। और उन्होंने क्या किया? एक पार्टी भी बना ली, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी। यही बीएनपी खालिदा जिया चला रही है। अब चुनाव हुआ तो स्वाभाविक है, जो राष्ट्रपति पद पर बैठा है, जनरल है, जो तानाशाह है, नाम के लिए वो अपने आप को चुनाव करवाने के लिए, दिखाने के लिए दुनिया को कि मैं भी चुनाव करवाता हूँ, मैं तानाशाह नहीं हूँ, ऐसा करने के लिए उसने चुनाव करवाए। वो जीतना ही था। उसकी पार्टी ने, जियाउर रहमान की पार्टी ने बड़ा बहुमत पाया। अब क्या हुआ? हम इसी कार्यक्रम में, मतलब अपने इसी चैनल पर लाइव में कई बार कह चुके हैं कि देखिए होता क्या है, होता ये है कि जो तलवार की धार पे जीता है वो तलवार की धार से ही मरता है। जनरल जियाउर रहमान शेख मुजीब के तख्ते पलटे जाने के बाद में राष्ट्रपति बने, तानाशाह थे, तो तख्ता पलटने की कोशिश में जनरल जियाउर रहमान मारे गए। तो उनका मामला वैसे ही निपटा जैसे वो उभरे थे। उसके बाद में अब्दुस सत्तार को राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला। 1981 की ये बात है। अब 81 में ध्यान दीजिएगा, 81 का अंक बनता है 1। ये 1 का अंक क्या है? बांग्लादेश के मूलांक 8 के साथ 2 माइनस 2 माइनस माने 4 माइनस बनाता है। ये 1 का अंक बांग्लादेश के निर्माण के दिन शुक्रवार के अंक 6 के साथ में क्या बनाता है? 1 माइनस बनाता है। और ये 1 का अंक बांग्लादेश के नामांक 5 के साथ में 3 प्लस बनाता है, लेकिन 1 नेतृत्व का है, 5 अपदस्थ का है। अपदस्थ क्यों? क्योंकि 1 और 5 दोनों के साथ में बांग्लादेश का मूलांक 8 विरोधी युति बनाता है, 4 माइनस दोनों के साथ, तो इसीलिए अपदस्थ का है, वरना विस्तार का होता है। दोनों में अंतर समझिए। 1 और 5 के साथ में अगर मित्र युतियां हैं या बृहस्पति मंगल की युति है तब तो वो विस्तार का योग बनता है, लेकिन शनि की युति है तो वो क्या कर रहा है? अपदस्थ। अपदस्थ में भी स्थान आगे खिसकता है और विस्तार में भी खिसकता है, लेकिन ये नकारात्मक और वो सकारात्मक होता है। 1982 में क्या हुआ कि अब्दुस सत्तार के सेनापति मतलब बांग्लादेश की सेना के सेनाध्यक्ष जनरल मोहम्मद इरशाद जो है वो राष्ट्रपति भवन में घुस गए और अब्दुस सत्तार को पटक कर इरशाद और उनके आदमियों ने अब्दुस सत्तार जो राष्ट्रपति थे उनके सीने पर हथियार रखे, गन रखी और ये कहा बंदूकें रखकर कि त्याग पत्र दो। तो तख्ता पलटा, लेकिन इस तख्ता पलट में खून खराबा नहीं हुआ, जान नहीं ली गई, लेकिन मोहम्मद इरशाद ने सत्ता पर कब्जा किया। अब ध्यान दीजिए 1982 का अंक क्या है? 2।
अब वो दो जो बांग्लादेश का भाग्यांक तो है, लेकिन मूलांक 8 उसको खंडित करता है। और 1982 में खुद क्या, 1 8 1 9 8 2, 1 सूर्य 9 मंगल 8 शनि और 2 क्या हो गया, चंद्रमा। ये 8 2 का मित्र लेकिन इसे भंग करता है, 9 2 का विरोधी है। 1 8 के साथ में 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस रखता है। 8 9 के साथ मित्रता रखता है, लेकिन 8 और 9 की मित्रता हम पहले बिल्कुल शुरू में बता चुके हैं, हथियार संबंधी उठापटक हो गई, 1982 में भी हो गई। उसके बाद में देखें तो फिर ये 1990 में 8 साल के बाद जनरल मोहम्मद इरशाद पद से हटे। यहाँ एक अजीब बात आपको देखने को मिलेगी, आपको बता रहे हैं कि जनरल मोहम्मद इरशाद जो है, उन्हें सत्ता से हटाने के लिए दो धुर विरोधी एक साथ आ गए। कैसे आ गए कि अवामी लीग की नेता शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है, वो नाम के ही नेशनलिस्ट थे, लेकिन जो भी थे पार्टी का नाम तो था बीएनपी, इसकी मुखिया खालिदा जिया, ये दोनों धुर विरोधी लोग इकट्ठे आ गए मोहम्मद इरशाद का शासन खत्म करने के लिए। तो इरशाद 1990 में वो गए, और हुआ ये कि 1991 में जब चुनाव हुए तो खालिदा जिया बीएनपी की लीडर, वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनी। अब ध्यान दीजिएगा 1991, इसका फिर अंक कितना बना, 2। तो ध्यान दीजिए 2 का अंक स्त्री का होता है, पार्टी गठबंधन का होता है, स्त्री का होता है। 1991 में 2 सूर्य है और 2 मंगल है, और उसका अंक बना 2। वो अंक 2 है, दोनों 9 उसके विरोधी है। तो इसलिए खालिदा जिया बन तो गई, लेकिन हुआ क्या, अगला कार्यकाल उन्हें मिला नहीं। 1996 के जब चुनाव हुए तो 96 के चुनाव में खालिदा जिया सत्ता से बाहर और अवामी लीग सत्ता में। अब यह शेख हसीना ने जीता मामला, वो प्रधानमंत्री बनी। 1996 का अंक 7। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी स्त्री अंक है। 1991 में स्त्री अंक था, तो स्त्री बनी प्रधानमंत्री। स्त्री प्रधानमंत्री बनी तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये हुआ कि उसे कार्यकाल नहीं मिला। 1996 में 7 का अंक था, स्त्री प्रधानमंत्री बनी तो क्या हुआ, फिर उसे नहीं मिला कार्यकाल। अब ऐसे करते क्या हुआ कि वर्ष आ गया, कार्यकाल तो पूरा हुआ लेकिन अगला कार्यकाल नहीं मिला, क्योंकि स्त्रियां खराब थी और दोनों स्त्रियां थी। और एक और बड़ी बात क्या है, एक और बड़ी बात यह है कि दोनों ही स्त्रियों का दाम्पत्य मृत था, दोनों के ही पितृ अंक खराब थे, और दोनों के पितृ पुरुष जो हैं वे शेख हसीना के तो पिता और खालिदा जिया के पति, वे दोनों ही हत्याकांड में मारे गए। ये स्त्री अंक पीड़ित ही नहीं थे बल्कि प्रेत युति से लिप्त भी थे ये। अब यहाँ फिर आया 2001, ये 3 का अंक है। ये 3 का अंक कहाँ जाता है, ये 3 का अंक जियाउर रहमान, जिनकी पत्नी की सरकार आई ना 1996 में, 1991 में, तो वो, और 1996 में जो शेख हसीना आई, इन दोनों के खुद के और इन दोनों के पितृ व्यक्तियों, यानी शेख हसीना के तो पिता और खालिदा जिया के पति, दोनों के यहाँ बृहस्पति ठीक नहीं था, तो दोनों उन्हीं की बनाई पार्टियां चला रही। तो ऐसे में क्या हुआ कि 2001 में अब अवामी लीग, हसीना की पार्टी हार गई, यानी पहले बीएनपी, फिर अवामी लीग, फिर बीएनपी आ गई। 2007 में फिर मामला हुआ, यहाँ फिर राष्ट्रपति शासन, गैर चुनी सरकार का शासन का मसला होया। लेकिन 2008 में चुनाव और उसके बाद में 15 वर्षों तक लगातार शेख हसीना ने सत्ता संभाली। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप कहेंगे फिर इन्हें लगातार कैसे मिल गया भाई 3 बार कार्यकाल, और चौथा भी मिला। अभी फरवरी में चुनाव हुए तो 130 से ज़्यादा सीटें शेख हसीना की पार्टी ने जीती थी। तो अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि भाई आप थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे एक बार अवामी लीग, फिर बीएनपी, फिर अवामी लीग, ऐसे मामला था। अब ये 3 कार्यकाल, चौथा भी मिल गया, चलो वो 6 महीने चला, ये क्या है, उसका कारण है
उसका कारण यह है कि 2008 में आप देखिए वही अंक है जो बांग्लादेश के अंक है। उल्टा कर दो तो बांग्लादेश का मूलांक कितना है 8, भाग्यांक कितना है 2। 2008 में पहले कौन है 2, बाद में कौन है 8, इस किनारे 2, उस किनारे 8, भंग तो ये भी हो गया। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ट्रैफिक पुलिस वाला जैसे पकड़ता है किसी को सिग्नल तोड़ने पर तो हाथों हाथ चालान काट देता है ना, गलती की हाथों हाथ पैसा भरो। लेकिन बैंक में अगर कोई डिफॉल्टर हो जाए, दोषी हो जाए किस्तें भरने का, तो आज हुआ तो अगले ही दिन उसको तो पकड़कर जेल नहीं डालेंगे ना। अपराध जितना बड़ा है सजा में उतना टाइम भी लगता है और बड़ी भी मिलती है। तो ये जो 2008 का अपराध था स्त्री अंकों के भंग होने का, अब ध्यान दीजिएगा, ये हम बार बार कह रहे हैं कि बांग्लादेश के लिए अंक 8 अच्छा नहीं है। हम बार बार क्यों कह रहे हैं बांग्लादेश के लिए अंक 8? अभी देखिए, अभी ये सरकार गई, ठीक है, सरकार गई तो वर्ष कौन सा चल रहा है 2024, अंक कितना बना 8। महीना कौन सा है अगस्त, अगस्त का अंक कितना है 8। चलित का अंक क्या है 21 जुलाई से 20 अगस्त, 1 और 4, ये 1 और 4 इन दोनों के साथ में वर्ष का अंक, महीने का अंक, बांग्लादेश का मूलांक तीनों 8, 1 और 4 के साथ 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस बनाते हैं तो 9 और 9 18 माइनस। ध्यान दीजिएगा 18 माइनस कम नहीं होते हैं। और ये इतना बड़ा जो मामला गड़बड़ हुआ है इसके पीछे सिर्फ इतनी सी बात भी नहीं है। बात यह है कि जिस समय शेख हसीना ने ये चुनाव जीता था अभी 2024 में, उस समय चलित में अंक 8 था, शनि था, ये वो और था, यानी प्रथम ग्रासे मक्षिका पातर, पहले ही कौर में मक्खी गिर जाना, उस समय भी चलित में अंक 8 था। और फरवरी का महीना 2 का अंक, वो जो बांग्लादेश का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है। फरवरी के महीने का अंक 2, चलित का अंक 8, वही 2 और 8, ऊपर से कैलेंडर वर्ष 8। ये मामूली बातें नहीं है। इन बातों के कारण ये नौबत। और उसके बाद में आप शेख हसीना का फोटो उठाकर देखिए, अभी नाक देखिए उनका, चौड़ा नाक और तोते जैसी चोंच। अब तोते जैसी चोंच जिसकी होती है, एक तो उस व्यक्ति का शुक्र के साथ बड़ा ही अजीबोगरीब संबंध होता है, ठीक है। दूसरा, जब तोते जैसी ऐसी नाक और चौड़े नथुने हो और आंखें औसत से, चेहरे के औसत से बड़ी हो। अभी हम भारत के संदर्भ में एक व्यक्ति है हमारे ध्यान में, हम नाम नहीं लेंगे, समझ जाए तो आप अच्छी बात है। तो ऐसा व्यक्ति शेख हसीना को ध्यान से देखिए, फिर याद कीजिए उनका चेहरा, या अभी खोल लीजिए किसी दूसरे डिवाइस पर। चौड़े नथुने, तोते जैसी तीखी नाक, चौड़ा नाक और अपने चेहरे से औसत से बड़ी आंखें, ऐसे लोग जैसे ही मौका मिलता है तानाशाह बन जाते हैं। अभी आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा क्यों, उसका कारण है। देखिए, शेख हसीना 28 सितंबर 1947 की जन्मी है, तो सितंबर के महीने का अंक 9 आ ही गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, मूलांक 1 और भाग्यांक 4, पितृदोष, पिता की पार्टी चला रही है, और बांग्लादेश का अंक है उसके साथ में। अच्छा, इनका मूलांक 1 भाग्यांक 4, अभी अभी हमने कहा है अगस्त का महीना 8, 2024 8, दोनों मिलकर के 1 और 4 के साथ में क्या कर रहे हैं, 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 16 माइनस। और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर ये कि शेख हसीना का जो जन्म है वो रविवार को हुआ, यानी उसके भी अंक 1 और 4, तो यहाँ भी 16 माइनस 16 16 32 माइनस। अब आप सोचिए अच्छा क्या है, अच्छा यहाँ पर क्या है, इसीलिए इन्हें अपदस्थ होना पड़ा। और एक और बात है, इनके जन्म का मासांक 9 है ने, और जो 28 सितंबर है, अब 28 2 और 8, ये फिर देखिए कौन है 28 2 और 8, 2 बांग्लादेश का भाग्यांक 8 बांग्लादेश के निर्माण का मूलांक है, फिर वही चीज है। इसलिए इन्हें दाम्पत्य का अधिक सुख नहीं मिला, पिता का सानिध्य अधिक नहीं मिला, पार्टी गठबंधन का अधिक सुख नहीं मिला। और तो अब जब सरकार लंबी चली, कार्यकाल 3 हो गए, तो उसके बाद में देश छोड़कर भागना पड़ा।
अरे भाई, अब से पहले एक एक बार सरकार आई तो कम से कम ये तो हुआ ना, देश में तो रही, राजनीति तो वही की, लेकिन अब तो भागना पड़ा। अब ये क्या है कि इनको 77वां साल चल रहा है अभी, 27 सितंबर तक अभी उम्र का शेख हसीना को, इसका अंक बना 5। ये जो 5 का अंक है, ये क्या कर रहा है, ये कैलेंडर वर्ष 8 और अगस्त का महीना 8, ये दोनों उस 5 के विरोधी हैं। और 5 का जब 8 विरोध करता है, तब हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि विचलन होता है और विस्थापित होता है आदमी, ये विस्थापित है। ये अभी जब हम बात कर रहे हैं तो भारत में ही गाजियाबाद में, लेकिन हमें लगता है कि आज बात कर रहे हैं और आज की प्रश्न कुंडली ये कह रही है कि 9 और 7, यानी कि बड़ी बात तो ये है कि 9 से 7 दिनों में अगर एक अंक लें तो, एक अंक लें तो 9 से 7 दिनों में यहाँ से निकल जाएंगी। और अगर युग्मांक लें, प्रथम युग्मांक, तो 16 से 18 दिनों में, लेकिन ये यहाँ से निकलेगी। कुल मिलाकर भारत में इनका स्थायित्व नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारत के अंक जो हैं ये इतने, इनके उम्र के 70वें दशक में, और वो भी जब 77वां साल है, 79 की तरफ जा रहे हैं, तो अच्छे नहीं है। प्रभाकर भाई क्षमा कीजिएगा, ये पाटिया है या पाटिया है आपका उच्चारण, बांग्लादेश का 3 टुकड़े होगा क्या? अर्पित चौबे जी, जय श्री राम, स्वागत है आप दोनों का। प्रभाकर जी क्षमा कीजिएगा, हम PATHI का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं कि ये वास्तव में क्या लिखा है, अब अंग्रेजी का चक्कर है। लेकिन आपकी ये बात भी लेंगे हम, चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर बाद याद दिलाइएगा। अब हो क्या रहा है, देखिए, खालिदा जिया जो है, उनके हमें जन्मांक नहीं मिले, इसलिए हमने उनका जो अंग ज्योतिष है वो देखा है। और उनके अंग ज्योतिष में क्या बात आ रही है, उनके अंग ज्योतिष में आता है कि उनकी आंखें नहीं बोल रही हैं, यानी उनका बृहस्पति सुषुप्तावस्था में है सूर्य के साथ में। तो उन्हें अभी कोई बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए कि बस मैं अभी जेल से बाहर। तो जिस दिन हसीना भारत आई, उसी दिन उन्हें 4 घंटे के अंदर खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया राष्ट्रपति के आदेश से। और अब जहां तक मामला है कि अभी जो सरकार बनी है, ये फिर वही बात, 8 अगस्त 2024, यानी 8-8-8, मूलांक 8, मासांक 8, वर्षांक 8, अब ये 8-8-8 में बनी सरकार है, तो तनिक देखिए सरकार का क्या हो सकता है। भाई अभी हम बार बार जो देखते आ रहे हैं, उस समय यही तो देख रहे हैं कि 8 के अंक ने, या 8 और 5 ने पाकिस्तान का हमेशा क्या किया है। 8 के अंक ने, 8 और 5 ने पाकिस्तान का हमेशा क्या किया है, बेड़ा गर्क ही तो किया है। अभी हम यही तो बातें कर रहे हैं। और देख लीजिए ये सरकार जो है, इस सरकार का गठन कब हुआ है। हालांकि हम तो ये जोकरों की जमात कह रहे हैं, सरकार के नाम पर बहुत बड़ा मजाक है अभी जो कल बनी है। लेकिन चलिए सरकार बोल देते हैं। मूलांक 8 है, इसका मासांक भाग्यांक 6 है। शुक्र भ्रष्ट हो गया, कितनी चलेगी ये सरकार। जिस सरकार के पैदा होने में ही शुक्र भ्रष्ट हो गया, और उसके बाद में गुरुवार को है तो अंक 3 है, चलो ये ठीक है। मासांक 8, वर्षांक 8, और एक बात और है, जले पर नमक ये कि इस सरकार का गठन का चलित अंक 1 और 4 है। 21 जुलाई से 20 अगस्त, 1 और 4, ये 1 और 4 है ना, इन दोनों के साथ में इस सरकार के गठन का मूलांक 8, मासांक 8, वर्षांक 8, तीनों 1 और 4 के साथ में क्या बनाते हैं, 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस, यानी कि 12 माइनस बनाते हैं। और उसके बाद में क्या है, सरकार के गठन का भाग्यांक 6 है, ये दिन अंक 3 के साथ 2 माइनस बनाता, 1 प्लस 1 माइनस यहाँ से हो गया। फिर ये चलित अंक 1 और 4 के साथ माइनस माइनस, यानी 3 माइनस ये, तो 12 और 3 15 माइनस, जबकि प्लस कितने आ रहे हैं, प्लस आ रहे हैं 4 प्लस आ रहे हैं। 15 माइनस और 4 प्लस, यानी कि 15 माइनस, 15 में से 4 घटे 11 माइनस से बचते हैं, 11 माइनस। इसका मतलब ये सरकार जो है, इस सरकार के हिसाब से देखें
पहले तो बांग्लादेश के गठन के हिसाब से देखें तो बांग्लादेश का अभी गठन का जो है वो वर्ष चल रहा है 54वां, 9 का अंक, ठीक है। और अब अगला कैलेंडर वर्ष है वो क्या है 2025, वो अपने आप में 9 का अंक है। उसके बाद बांग्लादेश को 26 मार्च को लग जाएगा 55वां वर्ष, 1 का अंक। ये 1 का अंक बांग्लादेश के मूलांक के साथ 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस बनाता है, ओके। उसके बाद में क्या हो रहा है कि बांग्लादेश का इस तरह से देखें तो 54वां और 55वां वर्ष बहुत बुरे हैं दोनों, बहुत रेखांकित कीजिएगा। और 55वें वर्ष के बाद में जो 26 मार्च से 31 दिसंबर तक चलेगा ना 2026, लगभग वो 9 महीने भी बहुत बुरे हैं। यानी बांग्लादेश के लिए अभी जो समय शुरू हुआ है मार्च 26 से 26 मार्च 2024, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ये 31 दिसंबर 2026 तक बहुत बुरा समय बांग्लादेश का है। अब हम बात करें कि साहब इस सरकार का मुखिया बनाया गया मियाँ मोहम्मद यूनुस को। ये तो हमें बहुत घटिया किस्म का मजाक लगता है। और ये आदमी क्या कह रहा है, ये आदमी उसी दिन से कह रहा है बांग्लादेश आज़ाद हुआ है। यूनुस मियाँ, अगर हिंदुओं का कत्लेआम किया जाना, सार्वजनिक रूप से नरसंहार किया जाना, उनके परिवार की महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाना खुले में, उनके बच्चों को निर्ममता से नृशंस हत्याकांड का रूप देकर मार दिया जाना, यूनुस मियाँ, अगर ये बांग्लादेश का आज़ाद होना है तो थू है ऐसे आज़ाद होने पर। हम थूकना भी पसंद नहीं करते, बल्कि यूं कहें यूनुस मियाँ, आप जैसे लोग हिंदुओं के हत्यारे हैं, जघन्य नरसंहार के जिम्मेदार हैं आप लोग। आपको तो आप कहने को भी जी नहीं करता, लेकिन एक देश का राष्ट्रपति पद पर कोई बैठ गया है, प्रधानमंत्री पद पर कोई बैठ गया है, तो एक शिष्टाचार का निर्वहन कर रहे हैं। यूनुस मियाँ, आप बांग्लादेश के बहुत बड़े कलंक को, नरसंहार के जिम्मेदार हो आप लोग, सब नरसंहार के। अब सब लोग, आपने हत्यारों को अपने मंत्रिमंडल में लिया है, मंत्री बनाया है। और सबसे बड़ी बात क्या है यूनुस मियाँ, आप बिल्कुल इस योग्य नहीं है कि बांग्लादेश का नेतृत्व संभालें। बांग्लादेश तो छोड़िए, किसी भी राष्ट्र का, अरे आप एक म्यूनिसिपैलिटी जो होती है, नगर पालिका, उसका भी नेतृत्व संभालने लायक नहीं है। श्याम जागोता जी, जय श्री राम, भगवान हार्दिक स्वागत है। बड़ी देर भाई नंदलाला, जल्दी आया कीजिए श्याम जी। वो मोहम्मद यूनुस मियाँ, अरे यूनुस मियाँ, आप जाइए ना विदेशों में, पूरी जिंदगी गुजारिए, वहीं बैठ के अपनी किताबें लिखिए, रॉयल्टी लीजिए, खाइए पिए, सिगरेट पीजिए, दारू पीजिए, ऐश कीजिए। ये आपके बस का रोग नहीं है। हिंदुओं का जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा है, डूब मरना चाहिए यूनुस मियाँ और आपके तथाकथित मंत्री साथियों और आपकी तथाकथित सरकार को। आइए मित्रों, यूनुस मियाँ के अंक देखें। 28 जून 1940 शुक्रवार, मूलांक 1, भाग्यांक 3। अब 28, ये देखिए खराब स्त्री अंक, यानी अंक 2, अंक 8, ये जब भी जिसके साथ है उसने कबाड़ा किया है। ध्यान दीजिएगा, शेख हसीना की सरकार का कबाड़ा हुआ, वो 28 तारीख को जन्मी थी। यूनुस मियाँ जो है, मोहम्मद यूनुस, जिन्हें अब प्रधानमंत्री बनाया गया, ये भी 28 तारीख को जन्मे हैं। 28 तारीख को जन्मे, 28 जून 1940, मूलांक 1, भाग्यांक 3, नामांक 5, आयुअंक 85वां वर्ष, 4 का अंक। ये लीजिए फिर 4 का अंक, फिर 4। बांग्लादेश का अंक 2, 1, 4, 8 कहीं पिंड नहीं छोड़ेंगे। मासांक 6, वर्षांक 5, जन्म का चलित अंक 2, 7 और शुक्रवार के कारण दिन का अंक 6। अभी 4 का अंक चल रहा है यूनुस मियाँ को, मोहम्मद यूनुस को 85वां साल है, और ये चलेगा 27 जून 2025 तक। और उसके बाद में क्या चलेगा, 86वां वर्ष, 86 वर्ष का अंक बना 5। हम फिर वही बात कर रहे हैं कि अंक 8 और 5, वो तब कैलेंडर वर्ष चलेगा 2025। 5 का, 2 का, 2 का, मतलब 2 शून्य 2 5 जोड़ करेंगे कितना बनेगा, 9। वो 5 का विरोधी, 5 उसका घोर विरोधी। तो यह स्थिरता तो चल रही है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो मोहम्मद यूनुस के अनुसार
27 जून 2025 तक का समय बुरा है, और वैसे इस बात को और आगे ले जाइए, 27 जून 2026 तक का समय भी बुरा ही है। और बांग्लादेश के हिसाब से हम देख चुके हैं कि 31 मार्च 2026 तक का समय बहुत बुरा है। तो मानकर चलिए कि मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने, हिंदुओं के हत्यारों ने दुनिया को दिखाने के लिए अपना चेहरा बनाकर बिठा दिया है प्रधानमंत्री के पद पर। ये एक और बात है। किसी और को बिठाते तो पूरी दुनिया में थू थू होती, तो ये एक चेहरा था नोबेल पुरस्कार। अब देखिए ऐसे लोगों को नोबेल पुरस्कार कैसे मिलता है, जरा इस पर भी बात कर लें कि पाश्चात्य देश क्या करते हैं एशियाई देशों या तीसरी दुनिया के देशों के साथ, दूसरी दुनिया के देशों के साथ खेल खेलते हैं। ये वहां पर उद्योग धंधे बर्बाद कर देने वाले तथाकथित एनजीओ छाप, जो उस देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दे, समाज का सत्यानाश कर दे, ऐसे लोगों को चुन चुन कर नोबेल पुरस्कार देते हैं। जैसे अमर्त्य सेन को दिया। उस अमर्त्य सेन का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है? कुछ नहीं है। विदेश में बैठकर कमा रहे, खा रहे, किताबों की रॉयल्टी ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, सिगरेट सिगार फूंक रहे हैं। इसके अलावा उपलब्धि क्या है? लेकिन भारतीय के नाम पर दिया, जबकि भारत से उसका इतना ही लेन देन, वो आदमी भारत में पैदा हुआ, थोड़ा बहुत पढ़ा। एक हमारे पानी वाले बाबा है, उनको दिया, क्षमा कीजिए, पानी वाले नहीं, वो जो, अरे वो एक जो दुकानदार था ना, स्वामी अग्निवेश एनजीओ का दुकानदार, उसके साथ में जो था ना, जिसको बाल श्रम मुक्ति के नाम पर दिया, उस आदमी ने बाल श्रम के विरोध के नाम पर हमारे मिर्जापुर भदोई के सारे कालीन उद्योग को चौपट कर दिया। और वहां का कालीन उद्योग चौपट होने के बाद में हमारे बीकानेर में ऊन की जितनी मिलें थी सब बर्बाद होगी, बंद हो गई, और उस आदमी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। बाल श्रम रोकने, अरे बाल श्रम कौन सा, भारत में था, और बाप की दुकान पर बेटा बैठता है, ये भी बाल श्रम। तो पूरा षड्यंत्र था पाश्चात्य उद्योग कंपनियों का कि उन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, ईसाई मिशनरियों ने, चर्चों ने, और उन प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियों ने, मल्टीनेशनल कंपनियों ने, जिनको कि भारत का कालीन उद्योग बर्बाद होने से लाभ हुआ, उन लोगों ने मिलकर लॉबिंग की, और उस आदमी को, हम उसका नाम भूल रहे हैं, उस आदमी को उन्होंने दिलाया नोबेल पुरस्कार। तो ये यूनुस मियां वैसे ही पुरस्कार लिए हुए हैं। वो जो है ना, अब अगर आप लोगों को नाम याद है तो बताइएगा। अर्पित चौबे कहते हैं बांग्लादेश विल डिवाइड। भैया हिंदी में लिखा करो, अंग्रेजी मत लिखा करो, सीधी सी बात है। कोई बुरा ना माने, लेकिन यहाँ लिखना संदेश तो हिंदी में लिखो, चाहे रोमन में लिखो, चाहे देवनागरी में, हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में नहीं चलेगा, हम पढ़ेंगे ही नहीं जो लिखेगा उसका संदेश। तो उसके बाद में क्या हुआ कि इनका जो है, अच्छा एक और है, मोहम्मद यूनुस के स्त्रियों को बहुत खराब है। स्त्रियों कैसे खराब है कि मोहम्मद यूनुस 21 जून से 20 जुलाई में जन्मे है, और वो है 2 और 7 का समय। अब 2 और 7 का समय है कि दोनों आपस में स्त्रियों खराब है। तो खराब स्त्रियों वाले मोहम्मद यूनुस ने खराब स्त्रियों वाली एक खराब स्त्रियों, ध्यान दीजिएगा क्या होता है। ये जो शेख हसीना के नाक में बैठा है ना, खराब स्त्रियों की हम ज्यादा व्याख्या यहाँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो निजी क्षेत्र का उल्लंघन हो जाएगा, वो सार्वजनिक मंच पर करने की बातें नहीं है। तो देखिएगा ऐसा है कि हाँ, सत्यार्थी अजय वर्मा जी, बिल्कुल, राजेंद्र या ऐसा कुछ सत्यार्थी नाम है उसका, है सत्यार्थी। तो वो जो खराब स्त्रियों वाले मोहम्मद यूनुस ने खराब स्त्रियों वाली स्त्री का पद ग्रहण किया, शेख हसीना का पद ग्रहण किया, ये भी बुरा है। तो इसलिए मानकर चलिए कि अब जो बांग्लादेश में, हाँ अर्पित चौबे जी, आपने हमारी बात का बुरा नहीं माना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारा मंतव्य ये तो है कि हमें अंग्रेजी ऐसे पढ़नी नहीं आती, फिर समझना और भी मुश्किल होता है, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित चौबे जी, आपका आभार। क्या बांग्लादेश फिर से 3 हिस्सों में, अच्छा अच्छा आपने पूछा था, है ना। हमारी अंग्रेजी इतनी होती है जितनी थोड़ी बहुत काम चला हो जाए। देखिए बांग्लादेश से हिंदू लोग तो आएंगे ही, क्योंकि अब उनका भविष्य वहाँ सुरक्षित नहीं है। ये हत्यारे इस्लाम के नाम पर जो आ गए हैं ना, वहाँ जो कह रहे हैं इस्लाम से चलेगा देश, हिंदुओं को रहना होगा तो यहाँ पर इस्लाम के हिसाब से रहना होगा, तो अब हिंदुओं का भविष्य वहाँ सुरक्षित नहीं है, अब उन्हें आना ही पड़ेगा इधर। और रहा सवाल 3 टुकड़े का, तो अभी रुकिए, अभी रुकिए जागोता जी, क्या रोल होगा भारत में, भारत का बांग्लादेश में? कुछ नहीं, कोई लंबा चौड़ा रोल नहीं होगा। भारत बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि ये मोदी सरकार वो मोदी सरकार नहीं जो पिछली 2 बार थी।
हाँ, इस बार भारत ने थोड़ा ये था कि जब शेख हसीना की जान चली जाएगी ये खतरा आया, तो भारत ने एक घुड़की दी बांग्लादेश को, जिसका ये परिणाम हुआ कि बांग्लादेश की सेना ने सुरक्षित निकलने दिया शेख हसीना को, वरना वो उनके पिता की तरह उन्हें भी मौत के हवाले करने देते, या तो खुद मार देते या फिर वो भीड़ मार देती। हेमंत बिदवी जी, जय श्री राम, बहुत लेट आए भैया, आज जल्दी आया करो ना, अच्छा रहता है। हाँ, उसका नाम था कैलाश सत्यार्थी, वो जो जो बाल श्रम हटाने के नाम पर दुकानदार, जिसको कि नोबेल पुरस्कार मिल गया, दिला दिया गया। तो हिंदुओं को बिल्कुल सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश जो है ना, अब आपको हम ये भी बता दें, बांग्लादेश 55वां साल जो आ रहा है ना, 56वें साल से बांग्लादेश 55वें साल से बांग्लादेश 59वें साल तक बिल्कुल मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। अभी तो घोषित है इस्लामी, वहां से अल्पसंख्यक हिंदुओं के अलावा बचे कितने अल्पसंख्यक, वो भी पलायन कर जाएंगे। उसका कारण क्या है कि देखिए, बांग्लादेश का जो वैसे तो हाल खराब ही है पैदाइश से, लेकिन बांग्लादेश का 50 का दशक शुरू हुआ, वो शुरू हुआ 2020 से। 2020-21 में 50वां साल था, 50, 51, 52, 53, ठीक है, ये 5 साल निकल गए। अगले 5 साल सारा बांग्लादेश पतन की ओर है, 55, 56, 57, 58, 59। अब इसमें क्या 54 अभी चल रहा है। तो 55वें साल से मतलब 26 मार्च और 2025 से जो बांग्लादेश का गिरावट शुरू होगी हिंदुओं के लेकर विपरीतता की, वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि अंततः हिंदुओं को छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा रहेगा अभी छोड़ दें, और भारत सरकार को भी चाहिए कि उन्हें यहाँ शरण दें। एक लाखों करोड़ों रोहिंग्या आकर बस गए, इनके कई माई बाप हमारे राजनेता बने हुए हैं, जो इनके बाप बने हुए हैं कि इनका कुछ नहीं होना, इनको निकाला जाना नहीं चाहिए। अब सबकी जो बिल्ली मर गई, सबकी नानी मर गई, मुहावरे में कहे तो। अब हिंदुओं के पक्ष में वहां कोई नहीं बोल रहा है। बांग्लादेश में इतना अत्याचार हो रहा है, ये जो गाजा में इजराइल के द्रोहियों पर जब इजराइल हमला करता है तो गाजा के जो शैतान मारे जाते हैं, तो उनके लिए तो इस देश में जगह जगह हरे झंडे फहराए जाने लगते हैं, जालीदार टोपियां बाहर आ जाती है ना। कनकटे हिंदू जो अपने आप को तथाकथित धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, वो राजनेता, वो एनजीओ वाले, वो कम्युनिस्ट, सब बाहर आ जाते हैं, चीखने चिल्लाने भौंकने और कूकने लगते हैं कि हाय रे हाय, गाजा में इजराइल अत्याचार कर रहा है। वो सब के सब तथाकथित समाजखोर लोग, हम शब्द थोड़ा बदल कर बोले, समाजखोर लोग, सब दुकानदार चुप है। अब किसी सफाई का कुछ नहीं था, किसी बसपाई का कुछ नहीं था, कोई ओवैसी नहीं बोलेगा, कोई रावण कहने वाला अपने आप को नहीं बोलेगा। अब ये चंद्रशेखर वगैरह सब किसी गुफा में छुप गए, या इन्होंने बुर्का पहन लिया है, या इन्होंने फिर हिजाब पहन लिया है, या किसी खाला की गोद में जाकर छिप गए, सब के सब, कोई नहीं बोल रहा। रवि बुले जी, मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था 2014, बिल्कुल 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 था। रवि बुले जी, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। और ध्यान दीजिएगा, अब बात आ ही गई है रवि जी, तो हम ये भी कह दें, और आप भी जानते हैं, मलाला यूसुफजई जैसे लोग हैं ना, ये सिर्फ दुकानदार है। सिर्फ क्या किया था मलाला यूसुफजई ने? अरे जितना उसने पढ़ाने के लिए बच्चों के, उससे ज्यादा तो हमारे हर मोहल्ले में मिल जाएंगे भाई। लेकिन वो एक होता है कि उस देश को खराब करने के लिए उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचो, वहां से एक आदमी पिक करो, पिक एंड चूज करो, उसे हीरो बनाओ। अरे वो अपने देश तक में नहीं रहती भाई, जिसके देश के नाम पर उसे ये दिया गया। तो देखिए, हिंदुओं की परीक्षा तो खैर कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। हाँ, आपका अर्पित चौबे जी प्रश्न है, बांग्लादेश का वस्त्र उद्योग खत्म हो जाएगा क्या? हम तो कह चुके हैं 55वें साल से हिंदू तो वहां छोड़ने के लिए मजबूर और हो जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश का पतन आरंभ हुआ है। और ये पतन जो है ना, अभी 26 मार्च 2024 से आरंभ हो गया। बांग्लादेश राजनीतिक इतनी बड़ी लंबी चौड़ी उठापटकें झेलेगा कि उसका व्यापार, उसका उद्योग, ये सब जो शेख हसीना के समय जीडीपी प्रति व्यक्ति भारत से भी बढ़ गई, ज्यादा हो गई, वो पतन के गर्त में जाना है। क्योंकि बांग्लादेश जो है असल में, एक बांग्लादेश का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है, तो 28 दुए 56, 56 और 56 और 9 65। यानी बांग्लादेश तो अपनी उम्र के 56वें साल से 65वें साल में कहीं खत्म नहीं हो जाए। ध्यान दीजिएगा। अब ये 3 टुकड़ों वाला सवाल किसने पूछा था? शायद अर्पित चौबे जी ने पूछा था। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश अपनी उम्र के 56वें साल का मतलब ये है कि 26 मार्च
और 2027 से लेकर अगले 9 वर्ष में बांग्लादेश का नामो निशान भी मिट जाए तो अचंभा नहीं होना चाहिए। इस बात पर ध्यान दीजिए आप। ये जो 9 वर्ष का समय है ना, इसमें कभी भी बांग्लादेश का नामो निशान मिट सकता है। और जो हमें दिख रहा है उसमें चूंकि बांग्लादेश के पड़ोस के अंक खराब है, अंक 2 पड़ोस का भी होता है, तो पड़ोस का अंक खराब है, और खराब क्योंकि मूलांक 8 है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो वो जो शुरू होगा मामला, तो उसमें पड़ोस का हस्तक्षेप आएगा। जो 56वें साल से 65वें साल में बांग्लादेश का नामो निशान मिटेगा ना, बांग्लादेश नाम से स्वतंत्र स्वयंभू कोई राष्ट्र नहीं होगा, तो उस समय पड़ोस के अंक खराब है, यानी कि तब बांग्लादेश में कोई पड़ोसी देश दखल करेगा या एक से अधिक पड़ोसी देश, बांग्लादेश के पड़ोसी देश दखल करेंगे, और उनके दखल से बांग्लादेश जो है वो, अब अर्पित चौबे जी 3 टुकड़ों की बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन टुकड़े तो होंगे, चाहे वो कोई अपने आप में पूरा मिला ले बांग्लादेश को, चाहे उसके टुकड़े हो जाए, एक टुकड़ा उधर मिला, एक इधर मिला, एक उधर मिला, ये सब हो जाए, लेकिन अंततो गत्वा अपनी उम्र के 56वें से 65वें वर्ष में बांग्लादेश नाम का कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र नहीं रहेगा। अब एक आध बात और कर लेते हैं। देखिए, ये जो गिरीश जोशी जी ने कहा है, अरे गिरीश जोशी जी, आपका स्वागत हम कर ही नहीं पाए, बहुत देर से आप मौजूद है, चलिए आप स्वागत करते हैं आपका। हिंदू की कितनी परीक्षा लेगा भगवान, देखिए क्या है, सनातन है, हम सनातनी हैं, सनातन था, है और रहेगा। जब कोई धर्म नहीं था तब सनातन था, बेटा क्या नहीं ना, अभी भी नहीं मिटेगा। परीक्षा, तो देखिए जो जितना मजबूत अपने आप को कहता है ना, उसकी परीक्षा उतनी मजबूत होती है ना। आप इस बात को यूं देखिए कि एक वार्ड मेंबर का कोई चुनाव लड़ता है तो कितना खर्च आता है, छोटा सा थोड़ा सा। एमएलए का चुनाव लड़े तो कितना खर्च आता है, उससे कई गुना ज्यादा। और अगर कोई एमपी का चुनाव लड़े, सांसद का, तो कितना खर्च आता है, उससे भी कई गुना ज्यादा। आप लूना लेंगे, मोपेड लेंगे, स्कूटी लेंगे, है ना, तो कितना पेट्रोल जलेगा, मतलब पेट्रोल का मेंटेनेंस का खर्च कितना आएगा। और आप BMW, ऑडी, पोर्शे वो लेंगे तो पेट्रोल, डीजल या जो भी है, फ्यूल का खर्च और मेंटेनेंस का खर्च कितना आएगा, आएगा ना। तो सनातन की परीक्षा तो हर युग में रही है, होगी अभी भी। हाँ, वस्त्र उद्योग, बिल्कुल हमें लगता है कि वस्त्र उद्योग वगैरह जो है कि वो, वस्त्र उद्योग क्यों, धागे की मलमल तो वैसे भी खत्म हो चुकी है, उसका तो, उसके बाद जिप्सम, उसका नहीं, जूट का कारोबार लगभग दुकान ही बंद हो चुकी है। दीपंकर गांधी जी, जय श्री राम, बहुत देर से आए हैं आप, बहुत देर से, और कई दिनों बाद आए, ये शिकायत है आपसे। प्रभाकर जी कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर बंद होगा शायद, वो तो बंद कर दिया ना। हल्दीबाड़ी जो है ना, सिलीगुड़ी के आगे का हल्दीबाड़ी, जो न्यू जलपाईगुड़ी, और ये तो हल्दीबाड़ी का इलाका जो है वो बिल्कुल बॉर्डर पर है, तो उधर से तो बंद कर दिया, और 2 और जगह से भी बंद कर दिया। लेकिन आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, और शायद पूरे देश की ये इच्छा है कि वहाँ से तीनों कॉरिडोर से, तीनों जगह से कागज देखकर ही सही, आपातकालीन व्यवस्था के अंतर्गत ही से, लेकिन हिंदुओं को आने दिया जाए। क्यों, क्योंकि अब वहाँ जो है, वहाँ तो आप अच्छा, अभी एक प्रश्न आया था हिंदुओं के बारे में, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान ये दीजिएगा कि जिस दिन शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आई, उसी दिन लगभग 1 करोड़ मुसलमान, मीडिया के स्रोत बताते हैं, कलकत्ते से, बंगाल से 1 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश जाने के लिए निकल पड़े, तैयार हो गए, और भी देश भर से मुसलमान वहां जाके रहेंगे। अब सोचिए जो डेमोग्राफी हो क्या हो जाएगी बांग्लादेश की। अब वहां हिंदुओं, क्योंकि ये जो जा रहे हैं ये कोई हिंदुओं के हितैषी तो है नहीं वहां, तो वहां क्या होगा, डेमोग्राफी बदल जाएगी। हेमंत जी कहते हैं लेकिन ऐसे कतरवाद के साथ उन्हें कौन अपनाएगा, कुछ बातें भविष्य पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मित्रों आज काफी लंबी बात हो गई है, क्योंकि विषय ऐसा ही था, और फिर आप लोगों के प्रश्नों ने बड़ा आनंद दिया। अच्छी बात है कि हम जो आपसे अनुरोध करते हैं कि देखिए जितने लोग देख रहे हैं उतने ही लाइक कर दें वीडियो,
अच्छी बात है, आपने हमारा कहना माना, आभार आपका। एक बात फिर कह देते हैं कि जिन्होंने अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे कर लें। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पोल डाला हुआ है, पोल ये डाला हुआ है कि हम जो निःशुल्क मार्गदर्शन करते हैं अभी तो हर महीने के अंतिम रविवार को, वो महीने के 1 रविवार रखना है, 2 रविवार रखना है, 3 रविवार रखना है या सभी रविवार रखना है, ये आप इस पर वहाँ जाइए, पोल में अपनी राय दीजिए। यहाँ नहीं लिखना है, वहाँ पोल में जाइए, अपनी राय दीजिए और उसके आधार पर हम सितंबर से तय करेंगे। और इसके अलावा आप भी कोई विषय और समझते हैं तो सुझाइए। हाँ, विषय हमने एक रखा हुआ है। हाँ, गिरीश जोशी जी, बिल्कुल। हाँ मित्रों, आप सभी से ये भी निवेदन कर दें कि ये जो लाइव होता है, आप इस लाइव में आते ही तुरंत एक काम करें, तुरंत दान महाकल्याण की इसका जो लिंक है ये साझा कर दें अपने फेसबुक, इंस्टा पर और थ्रेड पर। कूद तो बंद हो गया, यहाँ पर नहीं हुआ तो हो जाएगा, उसका नोटिस आ चुका है। इंस्टा पर है, थ्रेड पर है, एक्स पर है, फेसबुक पर है। वहाँ पर ये जो लिंक है ना लाइव का, उसे तुरंत यहाँ आते साझा कर दीजिए, तो हमें और बड़ा धरातल और बड़ा मंच मिल जाएगा। और हाँ, आप लोगों के सुझाव पर ही हम कल लाइव में ये बात करने जा रहे हैं कि भारत में तख्ता पलट होगा। प्रश्न है, होगा? प्रश्न है, ये साधारण वाक्य नहीं है। तो कल 9 बजे अवश्य आइएगा, समय रहते आपके पास प्रचार सामग्री भी पहुंचेगी। और इस लाइव के शुरू में हमने विनेश वाली कुछ बातें की है। एक बात आई है सुझाव के रूप में कई मित्रों से व्हाट्सएप पर। अमिताभ बच्चन के परिवार में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की जब हमने शादी कब तक चलेगी, तलाक होगा कि नहीं होगा, ग्रेट तलाक होगा क्या होगा, दाम्पत्य कितना चलेगा, इन सब पर विस्तार से एक लाइव किया था ना, याद है ना आपको? किया था। तो वो जो कुछ मित्रों का आया कि भाई अगर आपको इतना सब पता था तो आपने अमिताभ बच्चन साहब को बताया क्यों नहीं? उन्हें सूचित करना चाहिए था कि ये शादी खतरनाक है, मत कीजिए। इसका जवाब कल मिलेगा आपको, गब्बर सिंह की भाषा में बरोबर मिलेगा, तथ्यों के साथ जवाब मिलेगा मित्रों। तो कल हम सबसे पहले इसका जवाब देंगे और उसके बाद में बात करेंगे कि भारत में तख्ता पलट होगा। आखिरी एक बात ले लें, प्रभाकर जी कह रहे हैं कि गुरुजी तुर्की देश टूटेगा क्या, कुछ एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं। वो आज विषय से बहुत दूर चले जाएंगे, फिर कभी ले लेंगे, चिंता मत कीजिए। हम एक दिन जाएंगे यूरोप और दूसरे महाद्वीप अमेरिका वगैरह घूमकर आ जाएंगे, 1 महीना ले लेंगे, एक एक दिन लेते रहेंगे वो बात भी। आज बस इतनी ही बात करेंगे और अब इस विषय को यहीं विराम देंगे। मित्रों, आपने बड़े धीरज के साथ सुना, रोज हमारे साथ रहिए। एक तो देरी से आने वाले जल्दी आ जाएं, फिर से साझा भी करें अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट है वहां पर। आज के लिए बस इतना ही। आज के आनंद की जय। मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अब आपसे अनुमति चाहता हूं। शुभ रात्रि, जय श्री राम।